जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। जो हमारी इंडियन आर्मी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज चल रही थी, हम उसी को आगे बढ़ाएंगे। और इस सीरीज में हम आपके जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन हुए थे 17 से 21 तारीख तक, इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे शिफ्ट वाइज, वो सारे क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे भाई। पिछली क्लास में हमने 17 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट को सॉल्व किया था। और ये सीरीज मैं इसीलिए चला रहा हूँ क्योंकि पिछले साल से ही आपके ऑनलाइन एग्जामिनेशन हुए हैं, ताकि आपको एग्जाम में पता लग सके कि एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है। एक आइडिया लग जाता है ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके कि किस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है, मैथ का लेवल क्या है, जीके में करंट अफेयर पूछ रहा है, साइंस में क्या पूछ रहा है, रीजनिंग में कौन से क्वेश्चन आपके पास पूछे जा रहे हैं। तो काफी हेल्पफुल रहेगी आपके लिए ये सीरीज। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन था कि डक शब्द किस खेल से संबंधित है। तो डक शब्द आपका क्रिकेट से संबंधित है। किस खेल में बैट की अदला बदली की जाती है। तो क्रिकेट में जो है आपकी बैट की अदला बदली की जाती है। जिन स्टूडेंट ने क्रिकेट खेला होगा उनको तो पता होगा। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा। देखो कई स्टूडेंट को नहीं पता होगा डक होता क्या है। देखो आपके पास क्रिकेट में तीन चीजें होती है, डक, गोल्डन डक और डायमंड डक। देखो क्रिकेट में अगर कोई भी बल्लेबाज बिना रन के आउट हो जाता है तो उसे डक कहा जाता है, या अंडे पर आउट होना कहा जाता है। अगर मैं गोल्डन डक की बात करूं, ये भी काफी फेमस है। अगर कोई बल्लेबाज अपनी पहली ही गेंद पर शून्य पर आउट हो जाता है तो उसे गोल्डन डक कहा जाता है। देखो ये उस टाइम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो भारत की वनडे सीरीज चली थी, उसमें एक खिलाड़ी था सूर्य कुमार यादव। तो सूर्य कुमार यादव जो है 3 बार आउट हुए डक से। ठीक है, तो इसीलिए ये क्वेश्चन पूछा गया था भाई, करंट का क्वेश्चन था। राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु कितनी है। तो राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु है आपकी 35 साल। वर्तमान में गुजरात के नए न्यायाधीश कौन है। तो उस टाइम वहां पे चेंज हुए थे जस्टिस सोनिया गोकानी। डी के शिव कुमार कौन सी राजनीतिक पार्टी से संबंधित है। तो ये कांग्रेस के हैं। एक नाथ शिंदे का संबंध किस पार्टी से है। तो एक नाथ शिंदे जो है शिवसेना के हैं। अगला क्वेश्चन था कि नौसेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो नेवी का हेडक्वार्टर जो है आपका नई दिल्ली में। बिहार का गांधी किसे कहा जाता है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बिहार का गांधी कहा जाता है। बोस्टन टी पार्टी की घटना कब घटी थी। तो ये घटी थी आपकी 1773 में। भारत की पहली जनगणना कब हुई थी। तो भारत की पहली जनगणना हुई थी 1872 में। किसके समय हुई थी। तो लॉर्ड मियो के समय। वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत पाया जाता है। तो 78% जो है हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन पाया जाता है। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है। तो सबसे बड़ा भाग होता है प्रमस्तिष्क, जिसे आप बोलते हो सेरेब्रम। सोचने लिखने पढ़ने की सारी क्षमता किसमें होती है। सेरेब्रम में होती है। आलू में अंकुरित भाग क्या होता है। तो अंकुरित भाग होता है उसमें उसकी आंखें। पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है। तो पित्त रस का निर्माण होता है आपका लीवर या यकृत में। पराश्रव्य ध्वनि को कौन सा जंतु सुन सकता है। तो जो पराश्रव्य ध्वनिया है वो आपका डॉग, कैट और बैट सुन सकता है। कुत्ता, बिल्ली और चमगादड़। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताना कि पराश्रव्य ध्वनिया किन किन के बीच होती है भाई। आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है। जो आपका पेट है उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है। तो HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। पानी का जमना कौन सा परिवर्तन है। तो पानी का जमना आपका भौतिक परिवर्तन है। क्या भौतिक परिवर्तन क्या होता है। जैसे आपने क्या किया, पानी से बर्फ बनाया। ठीक है, तो बर्फ से आप पानी बना सकते हो। तो आप बोलोगे बिल्कुल बना सकते हैं। जो उसी अवस्था में वापस आ जाता है तो उस अवस्था को क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन कहा जाता है। ठीक है, जिससे क्या नया सब्सटेंस नहीं बनता है। सिरके में कौन सा अम्ल होता है। तो सिरके में एसिडिक अम्ल होता है या एसिडिक एसिड होता है। निम्न में से कौन सा अजैविक घटक है, अबायोटिक कंपोनेंट है। अब देखो इसमें आपके पास 4 ऑप्शन थे। ठीक है, और राइट वाला आंसर जो था आपका मृदा था, सॉइल था। ठीक है, अजैविक घटक क्या होते हैं, तापमान, जल, प्रकाश, मृदा, जिसे आप सॉइल बोलते हैं, ये सब अजैविक घटक है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल है आपका मानसरोवर से सिंधु नदी निकलती है। महिला में अंडाणु का निर्माण कहाँ होता है। तो ये होता है अंडाशय में, जिसे आप इंग्लिश में बोलते हो ओवरी। वायु में ध्वनि का वेग किस पर निर्भर नहीं करता है। तो वायु के दाब पर जो ध्वनि का वेग है वो निर्भर नहीं करता है। सबसे हल्की धातु कौन सी होती है। तो सबसे हल्की धातु होती है आपकी लिथियम। कोई बल्ब कब तक जलेगा, जब तक उसमें क्या प्रभावित होती रहेगी, विद्युत धारा। कितना आसान है। ठीक है, अगर आप बीच से तार काट दोगे, करंट ही नहीं फ्लो होगा तो वो जलेगा कैसे बल्ब। ठीक है, मलेरिया रोग किसके कारण होता है। तो मलेरिया रोग प्रोटोजोआ के कारण होता है। मैंने आपको ट्रिक बता रखी है। ठीक है, वर्षा की बूंदों का आकार गोला
पुरस्कार क्यों होता है? तो सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव के कारण जो है वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है। भारतीय तटरक्षक का मुख्यालय कहाँ स्थित है, जिसे आप इंग्लिश में बोलते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड? तो इसका हेडक्वार्टर है आपका नई दिल्ली में। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1901 में। ठीक है, किसकी याद में दिया जाता है? अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। और अल्फ्रेड नोबेल ने किया क्या था? डायनामाइट की खोज की थी। अगला सवाल आपके पास टाइम एंड वर्क का था। बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर आपको एमडीएच कॉन्सेप्ट पता होता तो आप इजीली से कर लेते। क्वेश्चन कह रहा है कि 4 आदमी एक काम को 5 दिनों में पूरा करते हैं, तो उसी कार्य को 2 दिन में पूरा करने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी? पहले मैं आपको एमडीएच कॉन्सेप्ट बता देता हूं। एमडीएच कॉन्सेप्ट क्या होता है? ठीक है, एक फॉर्मूला होता है आपके पास m1 d1 h1 अपॉन w1 और r1 इक्वल टू m2 d2 h2 अपॉन w2 और r2। ठीक है, m क्या होता है आपके पास? व्यक्तियों की संख्या या नंबर ऑफ पर्सन। ठीक है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, व्यक्तियों की संख्या। d क्या होता है आपके पास? डेज, जिसे आप बोलते हो दिनों की संख्या। h क्या होता है आपके पास? r, घंटों की संख्या। w क्या होता है आपके पास? वर्क, जिसे आप बोलते हो कार्य। ठीक है, और r क्या होता है आपके पास? रुपए, जितने रुपए आपको किसी कार्य को करने के लिए मिलते हैं। अब एक एक चीज सवाल में देखो हमें दिया क्या है। 4 आदमी, m1 दे रखा है 4, 5 दिन में कर रहे हैं, तो d1 इक्वल टू 5। और क्या दे रखा है? तो उसी कार्य को 2 दिन में पूरा करना है। d2 दे रखा है कितना? 2 दिन। तो कितने आदमियों की आवश्यकता होगी? m2 आपको निकालना है। अब जो जो चीज आपको दे रखी है फॉर्मूले से वो चीज उठा लो। आपको m दे रखा है और d दे रखा है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? m1 d1 इक्वल टू m2 d2। अगर हमें h भी दिया होता तो हम यहाँ क्या h भी लिखते, बट हमें m और d दे रखा है और m2 पूछा हुआ है, तो यहाँ से m1 कितना है? 4, d1 कितना है? 5 इक्वल टू m2 निकालना है और d2 कितना है? तो आप बोलोगे 2। ये 2 कहाँ चले जाएगा? डिवाइड में, तो 4 इंटू 5 अपॉन 2 इक्वल टू m2। 2 दूनी 4, 5 दूनी 10। ठीक है, m2 की वैल्यू कितनी आ गई? 10। अगर हमें उसी कार्य को 2 दिन में पूरा करना है तो हमें 10 आदमियों की आवश्यकता होगी। ठीक है कहानी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी सी का अनुपात 3:5:2 है तथा इनका योग 13,450 है, तो ए का भाग ज्ञात करो। आपको रेशो दे रखा है ए बी सी का, ए बी सी का रेशो दे रखा है 3:5:2। ठीक है, तो पहली ए का भाग कहा था? पहला भाग, पहली संख्या मान ली मैंने, पहली संख्या मान ली 3x, दूसरी संख्या मान ली 5x क्योंकि b 5 है, और तीसरी संख्या मान ली इतनी 2x। ठीक है, और इन तीनों का सम कितना दे रखा है? 13,450। तो सम कर दो भाई, कितना दे रखा है? 3x प्लस 5x प्लस 2x इक्वल टू 13,450। ठीक है, 5 और 3 8 और 2 10, तो 10x बराबर कितना हो गया? 13,450। तो x बराबर कितना? ये डिवाइड में चले जाएगा, 13,450 अपॉन 10, 0 से 0 कट गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 1345। अगर x की वैल्यू 1345 आ गई तो a का भाग पूछा है, तो a कितना है? 3x, तो 3 इंटू 1345 मल्टीप्लाई कर लो। देखो भाई 1345 को मल्टीप्लाई करना है 3 से, 5 3 15 कैरी 1, 4 3 12 और 1 13 कैरी 1, 3 3 9 और 1 10 कैरी 1, 3 एकम 3 और 1 4, 4035 आपके पास क्या रहा होगा? राइट आंसर रहा होगा। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका आप इसे कैसे कर सकते हो? देखो सिंपल है, अगर आपको कभी भी ए निकालना हो, क्या निकालना हो? ए निकालना हो, तो ऊपर हमेशा आता है ए, नीचे आता है सबका योग। सबका योग बोले तो टोटल सम, आपके पास जितने भी वैल्यूज दे रखे उनका सम, और मल्टीप्लाई जितने रुपए आपको बांटने हैं 13,450। अगर बी निकालना होता तो ऊपर क्या आता? बी। तो आप बोलोगे ए इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास? ए इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे ए दे रखा है सर 3, नीचे सबका योग 3 प्लस 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 13,450। ए इक्वल टू कितना हो गया? 3/5 और 3 8 और 2 10 इंटू कितना? 13,450, 0 से 0 कट गया, मल्टीप्लाई कर लो भाई, 5 3 15 कैरी 1,
3 चक्के 12 और 1 13, ठीक है, और 3 3 और 1 10, कैरी 1, 3 एकम 3 और 1 4, 4035। यहाँ से भी हमारा वही आया था 4035। तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। मेथड और भी हैं, बट जितने ज़्यादा मेथड याद करोगे उतना ज़्यादा कंफ्यूजिंग होगा भाई क्वेश्चन। अगला सवाल आपके पास टाइम एंड वर्क का है। सवाल कह रहा है कि ए, बी और सी एक काम को 20 दिन में कर सकते हैं। ए अकेला उस काम को 24 दिन में कर सकता है, तो बी एवं सी मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। पहले मैं सवाल लिख लेता हूं। सवाल क्या कह रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी मिलकर एक काम को 20 दिन में पूरा कर रहे हैं, ठीक है। और ए अगर अकेला काम करता है तो ए अकेला इस काम को 24 दिन में कर रहा है। तो आपसे पूछ रहा है कि बी प्लस सी अगर इस काम को पूरा करेंगे तो उनको कितने दिन लगेंगे। आपके पास टाइम, जिसे आप बोलते हो समय, समय निकालने का एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला होता है टोटल वर्क, टोटल वर्क जिसे आप बोलते हो कुल कार्य, अपॉन इफिशियंसी जिसे आप बोलते हो कार्य क्षमता, ठीक है। क्या होती है इफिशियंसी? इफिशियंसी होती है कार्य करने की क्षमता। जैसे आप 2 मजदूर ले आए, एक मजदूर, आपने कहा मजदूरों को कि आपको 10 ईंट उठानी है, ठीक है। तो 2 बंदे थे, एक बंदा एक बारी में 2 ईंट उठा पा रहा है, एक बंदा एक बारी में 5 ईंट उठा पा रहा है। तो जो 2 ईंट उठा पा रहा होगा इसकी इफिशियंसी कम है, तो इसको ज्यादा समय लग रहा होगा। ये कितनी बारी में ईंट उठाएगा? तो आप बोलेंगे 1 2 3 4 5, 5 बारी में ये 10 ईंट उठाएगा। बट जो दूसरा बंदा है ये 1 और 2, 2 बारी में 10 ईंट उठा देगा, तो इसकी इफिशियंसी क्या है? ज्यादा है, कार्य क्षमता क्या है? ज्यादा है। जैसे आप जिम जाते हो, एक बंदा 100 किलो उठा रहा है, एक बंदा 20 किलो उठा रहा है, तो जो 100 किलो उठा रहा है उसकी कार्य क्षमता ज्यादा है, ठीक है, इसीलिए वो ज्यादा वेट उठा पा रहा है। जो 20 किलो उठा रहा है उसकी कार्य क्षमता क्या है? कम है, इसीलिए वो कम वेट उठा पा रहा है। इसी तरह का क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है सेम लॉजिक का। तो सबसे पहले हमें निकालना होगा टोटल वर्क। टोटल वर्क मतलब कुल कार्य, ठीक है। वो कैसे आएगा? इन दोनों के एलसीएम से। 20 और 24 का एलसीएम वैसे 120 होता है, बट मैं आपको निकाल के बता देता हूँ कि कैसे निकालते हैं एलसीएम। 2 एकम 2, 0 एज इट इज, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 छके 12, 2 5 में जाता नहीं है, एज इट इज लिख देंगे, 2 3 6, 3 एकम 5 एज इट इज, 5 एकम, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तियां 24, 24 पंजे 120। तो 120 मेरे पास क्या आ गया? टोटल वर्क आ गया, कुल कार्य आ गया। ये कार्य अब मुझे किससे कराना है? बी और सी से। अब मुझे क्या पता होनी चाहिए? बी और सी की इफिशियंसी। कुल कार्य तो मुझे पता है 120 है, अब डिवाइड करना पड़ेगा किससे? बी और सी की इफिशियंसी से, ठीक है। तो इफिशियंसी कैसे निकलती है भाई? कार्य क्षमता, ठीक है। इफिशियंसी, अगर आपको इफिशियंसी निकालनी है तो इफिशियंसी बराबर होता है कार्य क्षमता बराबर होता है टोटल वर्क अपॉन कुल कार्य अपॉन टाइम, समय, कितने दिन दे रखे हैं। जैसे अगर आप ए बी सी की इफिशियंसी निकालोगे तो कुल कार्य 120 और कितने समय में? 20 दिन में हो रहा है, तो इफिशियंसी कितनी आ गई? 6। तो ए बी सी 6 वर्क पर डे कर रहे हैं। ए कितना कर रहा होगा? तो आप बोलोगे काम है टोटल 120, ए 24 दिन में कर रहा है, कितना टाइम लग रहा है? 24 दिन, 24 पंजे 120, ए की कितनी आ गई? 5 वर्क पर डे। अब मुझे बताओ, अगर ए बी सी की कार्य क्षमता 6 है और ए की कार्य क्षमता 5 है, तो ए बी सी में से अगर ए हट जाएगा, 6 में से 5 आ जाए, घट जाएगा, तो एक आ जाएगा। ये किसकी एफिशिएंसी आ गई? बी प्लस सी की एफिशिएंसी आ गई, ए से एक गया, ठीक है। टोटल वर्क कितना था आपके पास? मुझे बताओ टोटल वर्क कितना था? तो आप बोलोगे सर टोटल वर्क था 120, टोटल वर्क था 120 और इफिशियंसी कितनी निकाली आपने? 1। तो 120 अपॉन 1 मतलब 120 डेज आपके पास राइट आंसर रहेगा। यहाँ पे लिख लेता हूँ भाई, बी प्लस सी का आपको टाइम निकालना है, समय निकालना है, तो समय बराबर कुल कार्य, कुल कार्य कितना है? 120, ठीक है। कार्य क्षमता कितनी है? बी और सी की आपने निकाली 1, तो कितने दिन लग रहे हैं? 120 दिन लग रहे हैं। कोई दिक्कत परेशानी? चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 12, तो बताइए एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। देखो इसका एक सिंपल सा शॉर्ट मेथड होता है। शॉर्ट मेथड क्या होता है? जब भी आपके पास x प्लस 1 अपॉन एक्स कुछ भी दिया रहे, मैंने एग्जाम्पल के लिए k मान लिया, ठीक है, और आपसे पूछा रहे एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर क्या होगा, तो आपको उस नंबर का
उस नंबर का स्क्वायर करना है और उससे 2 माइनस कर देना है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा, तो ये 12 का स्क्वायर कर दो, इससे 2 माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा 12 बरांकी 144 माइनस 2 मतलब 142 आपके पास राइट आंसर रहेगा। कहानी समझ में आ रही है? सही है। चलिए अगला सवाल सिंप्लीफिकेशन का, सिंपल सा है 8 डिवाइड बाई 2 इंटू 4 प्लस 2। आपको पता होना चाहिए बॉड मास रूल। क्या पता होना चाहिए? बॉड मास रूल। बी से सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, ठीक है, उसके बाद आपका ऑफ जिसे आप बोलते हो का, जिसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, वो सॉल्व होता है। डी से आपका डिवाइड जिसे आप भागा बोलते हो वो सॉल्व होता है, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन जोड़ना, फिर सबट्रैक्शन घटाना। तो ब्रैकेट तो है नहीं, ऑफ भी है नहीं, फिर क्या है? डिवाइड है। तो डिवाइड को सॉल्व करो, कितना सरल सा डिवाइड है, 8/2 कितना 4 आ गया, ठीक है, 4 इंटू 4 प्लस 2, फिर मल्टीप्लाई 4 चौकू 16, 16 प्लस 2 कितना, तो आप बोलोगे सर 18, 18 हमारे पास राइट आंसर रहेगा। तो बहुत सिंपल सा सवाल था, ठीक है। चलिए अगला सवाल है कि एक कार 3 घंटे में 64 किलोमीटर तथा 2 घंटे में 132 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो इनकी औसत चाल ज्ञात करो, एवरेज स्पीड ज्ञात करो। देखो एवरेज स्पीड का एक फॉर्मूला होता है, औसत चाल का एक फॉर्मूला होता है। एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। हिंदी में बात करूं तो औसत चाल बराबर होता है, औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी, कुल दूरी मतलब जितनी दूरी उन्होंने चली है, कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय। मुझे बताओ कुल दूरी कितनी है? यहाँ पे कुल दूरी कितनी है? तो आप बोलोगे एक है मेरे पास 64 किलोमीटर प्लस दूसरी कितनी है 132, बोलो हाँ या ना। कुल समय कितना है? 3 घंटे यहाँ है और 2 घंटे यहाँ है, ऐड कर लो कितना हो गया, 4 और 2 6, 6 और 3 9, 196, ठीक है, 4 और 2 6, 6 और 3 9, 1 का 1, 3 और 2 5। यहां तक किसी को दिक्कत? यहां तक किसी को दिक्कत? बोलो आया ना। चलिए देखो 132 में अगर 64 को जोड़ोगे, 4 और 2 6, 6 और 3 9, 196 आपके पास आएगा, ठीक है ना। चलिए काट दो भाई, 5 तियां 15, 5 तियां 15, 4 बज गया, ये कितना हो गया 46 हो गया, ठीक है, 5 9 45.39 पॉइंट समथिंग समथिंग किलोमीटर पर आवर इनकी क्या आ रही होगी? एवरेज स्पीड आ रही होगी। अगर आपके पास पॉइंट में आंसर नहीं रहा होगा तो आपके पास 40 किलोमीटर पर आवर ऑप्शन में रहा होगा। इस तरह से आप औसत चाल निकालते हो, एवरेज स्पीड निकालते हुए। चलिए अगला सवाल, 46 का पूरा कोण ज्ञात कीजिए। अगर आपको नहीं पता पूरा कोण क्या होता है, अगर आपको नहीं पता संपूरक कोण क्या होता है, तो आप इन क्वेश्चनों को नहीं कर सकते। तो पहले मैं आपको बता दूं संपूरक कोण क्या होते हैं और पूरक कोण क्या होते हैं। जब भी दो कोणों का योग 180 होता है तो वो सारे कोण क्या होते हैं? आपके संपूरक कोण होते हैं। जैसे आपके पास एक एंगल ए है, एक एंगल बी है, दोनों का सम 180 है, एक 120 मान लिया, एक 60 मान लिया, दोनों का सम कितना आ गया 120। ऐसे एंगल जिन दोनों का सम 180 हो, उन एंगल्स को हम सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं, संपूरक कोण कहते हैं। अगर मैं पूरक कोण की बात करूं, जिन दो कोणों का योग 90 होता है उन कोणों को हम पूरक कोण कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं? पूरक कोण कहते हैं, ठीक है। जैसे एंगल ए एंगल बी इक्वल टू 90। तो कह रहा है अगर एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 90, पूरक कोणों का योग अगर 90 है, तो एक कोण आपको 46 डिग्री दे रखा है, दूसरा कोण निकाल लोगे आप इक्वल टू 90 डिग्री, 46 यहाँ चले जाएगा तो आप बोलोगे एंगल बी इक्वल टू कितना 90 डिग्री माइनस 46 डिग्री। 10 में से 6 गया 4, 8 में से 4 गया 4, 44 डिग्री, ठीक है। 46 का पूरा कोण क्या हो जाएगा? 44 डिग्री हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी? चलिए 54 को भिन्न में बदलो, बिल्कुल सिंपल है, परसेंटेज हटेगा, नीचे क्या लग जाएगा 100 लग जाएगा, तो 54/100, ठीक है। काटने की जरूरत नहीं है, ये आ जाएगा 0.54, 2 बार दशमलव इधर खिसक जाएगा। अगर पॉइंट में होगा तो 0.54, अगर फ्रैक्शन में रहा होगा तो फ्रैक्शन में भी ला सकते हो, 2 दूनी 4, 1 बज गया, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, या तो 27/50 रहा होगा, ठीक है, या 0.54 रहा होगा। इन दोनों में से एक ही आपके पास ऑप्शन में रहा होगा भाई।
अगला सवाल, 35,000 रुपए की राशि 6% वार्षिक दर से 3 वर्षों में कितनी हो जाएगी? मुझे बताओ, सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय, यही तो होता है। बट्टे क्या होता है? 100। ठीक है, आपसे क्या पूछ रहा है? कितनी हो जाएगी? आपसे मिश्र धन पूछ रहा है, मिश्र धन आपसे पूछ रहा है अमाउंट। ठीक है, तो पहले मैं साधारण ब्याज निकालूंगा। प्रिंसिपल कितना है? जिसकी मैथ कमजोर है पहले वो लिखा करो। हमें दिया क्या है? मूलधन दे रखा है, प्रिंसिपल दे रखा है कितना? 35,000 रुपए। 6% क्या दे रखी है? दर दे रखी है। रेट दे रखा है कितना? 6%। समय दे रखा है 3 वर्ष। टाइम कितना दे रखा है? तो आप बोलोगे सर 3 साल। यहां तक कोई दिक्कत? बोलो हाँ या ना। चलिए, मूलधन 35,000 रुपए, दर 6%, समय 3 साल बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 350 गुणा 6 गुणा 3, काट कर दो भाई इसकी मल्टीप्लाई। 6 पंजे 30, कैरी 3 हो गया, 6 तिया 18 और जीरो का जीरो, 6 पंजे 30, 6 तिया 18 और 3 21, 2100 आ गया। इंटू 3 करो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 6,300 रुपए क्या आ गया? साधारण ब्याज आ गया। आपको क्या निकालना है? मिश्र धन। मिश्र धन बराबर क्या होता है? अमाउंट बराबर क्या होता है? तो आप बोलोगे सर मिश्र धन अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, मूलधन प्लस ब्याज। बोलो हाँ या ना। ठीक है, मूलधन कितना था? तो आप बोलोगे 35,000 रुपए। साधारण ब्याज कितना निकाला आपने? 6300 रुपए। ऐड कर दो भाई, 35,000 प्लस 6,300, जीरो का जीरो, जीरो का जीरो 3, 6 और 5 11, कैरी 1, 3 और 1 4, 41,300 रुपए। बोलो हाँ या ना। किसी को कोई दिक्कत परेशानी? बहुत सिंपल सा सवाल था। चलिए अगली क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन एलसीएम और एचसीएफ का था। क्वेश्चन कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 72 और 144 से पूर्णतः विभाजित हो। जब आपको बड़ी से बड़ी संख्या पूछता है तो हम इसका क्या निकालते हैं? एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो पहले मैं बेसिक तरीके से आता हूँ। बेसिक तरीके से एचसीएफ निकालते हैं हम 72 का और 144 का, फिर हम कॉमन फैक्टर चुनेंगे भाई। 2 तिया 6, 1 बच गया, 2 छके 12, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 नमे 18, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। मतलब 72 के मेरे पास फैक्टर आ गए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। 144 के फैक्टर करता हूँ, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 छके 12, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 नमे 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3। 144 के मेरे पास फैक्टर गुणनखंड आ गए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब इनका एचसीएफ कैसे निकालेंगे? हम कॉमन फैक्टर चुनेंगे। एचसीएफ कैसे निकलेंगे? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो यहां भी कॉमन हो यहां भी कॉमन हो। एक तो ये 2 कॉमन है तो लिख दो 2 इंटू ये 2 कॉमन है इंटू 2, ये 2 कॉमन है इंटू 2, ये 3 कॉमन है। ठीक है, ये 3 कॉमन है। ठीक है, और ये 3 कॉमन है। 3 इंटू 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 72 आपके पास राइट आंसर रहेगा। यहां तक कोई दिक्कत? इसका दूसरा तरीका भी है। देखो दूसरा तरीका कैसे करेंगे। हमेशा जब भी पूछा रहे वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 72, 144 या एक्स वाई कोई भी नंबर हो, तो आपको क्या करना है? 72 छोटी संख्या को डिवाइड करना है बड़ी संख्या से, सॉरी बड़ी संख्या को डिवाइड करना है छोटी संख्या से। ठीक है, तो जब आप 72 का भाग दे रहे होंगे 144 से, तो 72 दूनी कितना होता है? तो आप बोलोगे 144। यहाँ तो सीधा सीधा चले गया। जहां सीधा सीधा चले जाता है तो जिस संख्या से आप भाग देते हो वो आपका राइट आंसर रहेगा। 72 आपके पास सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से भी आप इसे कर सकते हो। 8 सेंटीमीटर लंबाई और 4 सेंटीमीटर चौड़े वाले आयतन का क्षेत्रफल ज्ञात करो। आयत का क्षेत्रफल, आपको पता है आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, एरिया ARE ऑफ अ रेक्टेंगल क्या होता है? L इंटू बी, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है,
लंबाई कितनी दे रखी है 8 सेंटीमीटर गुणा चौड़ाई 4 सेंटीमीटर, 8 चौको 32, ठीक है, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर कितना हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत सरल सवाल। चलिए अगला सवाल कह रहा है कि चार क्रमागत विषम संख्याओं का योग 96 है, तो आपसे पूछ रहा है कि दूसरी संख्या कौन सी होगी। पहले हम क्या मान लेंगे, संख्या मान लेंगे। माना संख्या क्या है x है, ठीक है। चार संख्याओं का, चार क्रमागत विषम संख्याओं का योग दे रखा है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, तो आप बोलोगे सर दूसरी संख्या हो जाएगी x+2। तीसरी संख्या क्या हो जाएगी, तो आप बोलोगे सर तीसरी संख्या हो जाएगी x+4। और चौथी संख्या क्या हो जाएगी x+6, ठीक है। अब देखो ये x+2 x+4 x+6 क्यों होती है, क्योंकि यहां तो दे रखा है विषम, है ना, तो आप बोलोगे सर ये तो सम संख्या है। ऐसा नहीं होता, अगर x की वैल्यू 1 होगी ना तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 और 1 7, तो ये सारी क्या है विषम संख्या है। तो x का मान ही आपका क्या आएगा ऑड नंबर पे आएगा, ठीक है, तो बाकी सारी क्या हो जाएंगी ऑड हो जाएंगी। तो चाहे सम बोले चाहे विषम बोले आपके पास सेम लॉजिक लगता है, x+2 x+4 x+6। चार क्रमागत विषम संख्याओं का योग 96 है, तो संख्या मानिए x+2 x+4 और x+6 और इनका सम कितना दे रखा है आपको 96। x और x 2x, ये हो गया 3x, ये हो गया 4x। 2 4 और 2 6, 6 और 6 12 इक्वल टू 96। ये यहां चले जाएगा तो माइनस का, तो आप बोलेंगे 4x इक्वल टू 96 माइनस 12। 6 में से 2 गया 4, ठीक है, 9 में से 1 गया 8, 4x बराबर 84, तो x बराबर 84/4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, x की वैल्यू कितनी आ गई 21। अगर x की वैल्यू 21 आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई 21, तो ये दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 21 + 2 कितनी हो जाएगी 23। वही पूछा है आपसे, इसी क्रम में दूसरी संख्या ज्ञात करो 23। अगर तीसरी पूछता तो 21 + 4 25, 21 + 6 27, कोई दिक्कत। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज है जिसका एक कोण 35 डिग्री का है, तो उसका तीसरा कोण ज्ञात करो। आपको पता होना चाहिए जब भी समकोण त्रिभुज की बात आएगी तो एक राइट एंगल ट्रायंगल का एक कोण कितना होता है, तो एक कोण होता है 90 का। और तुम्हें पता होगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का a + b + c तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो आप बोलोगे तीनों कोणों का योग होता है 180। एक कोण पता है आपको कितने का है 90 का, दूसरा कोण आपको दे रखा है कितना 35 डिग्री, तीसरा कोण नहीं निकाल पाओगे, बोलो हाँ या ना। ये कितना हो गया 9 और 3 12 125 डिग्री, ठीक है। एक कोण 125 डिग्री प्लस कोण सी इक्वल टू 180 डिग्री, ये 125 यहाँ चले जाएगा माइनस का, कोण सी इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री, ठीक है, माइनस कर दो भाई, 10 में से 5 गया 5, ठीक है। और यहाँ पे कितना बचा 17, 17 में से 12 गया, मतलब 7 में से 2 गया 5, तीसरा कोण होगा 55 डिग्री का, कोण सी कितना होगा 55 डिग्री, ठीक है। चलिए अगला सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक परिवार में माता पिता व उनकी दो बेटियों की औसत आयु 40 वर्ष है। माता व पिता की आयु का योगफल 88 है, 88 है, तो दोनों बेटियों का आयु का योगफल ज्ञात कीजिए। मुझे बताओ, मैंने 36 दिन आपको बता दिया, औसत बराबर क्या होता है, एवरेज बराबर क्या होता है, सम योग संख्याओं का योग अपॉन संख्याओं की संख्या, टोटल नंबर जितने होते हैं, यही तो होता है, बोलो हाँ या ना। यहां तक किसी को दिक्कत परेशानी तो बता सकता है। अब आपको दे रखा है एक परिवार में माता और पिता, माता प्लस पिता, मदर और फादर, और उनकी दो बेटियों की औसत आयु 40 वर्ष है। दो बेटियां मतलब मैंने एक मान ली डॉटर 1 और एक मान ली डॉटर 2, इनकी औसत आयु कितनी है 40 है, ठीक है। ऊपर योग आ गया, नीचे संख्या, कितने लोग हैं 1 2 3 4, तो अपॉन कितना हो जाएगा 4, ये वैल्यू यहां से इधर चले जाएगी, तो यहां से आप बोलोगे मदर प्लस फादर प्लस डॉटर 1 पहली बेटी प्लस डॉटर 2 दूसरी बेटी, 4 चौको 16 160 आ जाएगा, कोई दिक्कत। आपसे कह रहा है कि माता और पिता की आयु, मदर प्लस फादर की जो एज है वो 88 है,
तो माता और फादर आपको दे रखा है, माता और पिता आपको दे रखी है कितनी 88, तो यहाँ पे आ जाएगा 88 प्लस डॉटर 1 और डॉटर 2 इक्वल टू 160। पहली बेटी और दूसरी बेटी, ये वैल्यू यहाँ चले जाएगी तो किसकी हो जाएगी -1, तो डॉटर 1 और डॉटर 2 दोनों बेटियां, ठीक है। 160 माइनस 88, 168 में 160 में से 88 माइनस करो, 10 में से 8 गया 2, ठीक है। 15 में से 8 गया कितना है, 15 में से 8 गया 7, 7 ही आ रहा है। 10 में से 8 गया 2, 15 में से 8 गया 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 7 ही आ रहा है। 72 आपके पास राइट आंसर रहेगा। दोनों बेटियों का आयु का योगफल कितना आ गया, डॉटर 1 डॉटर 2 72। चलिए अगला सवाल आपसे कह रहा है कि किसी त्रिभुज की 3 भुजाएं 4.5, 6.5 और 5, तो त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करो, पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल। आप सभी साथियों को मैं बता दूं परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं की लंबाई का योगफल या सभी भुजाओं का योगफल। पेरीमीटर क्या होता है, तो आप बोलोगे सभी भुजाओं की लंबाई का योगफल, जितनी भी भुजा होंगी उनका सम होता है, ठीक है। तो 4.5 दे रखा है प्लस 6.5 दे रखा है प्लस 5 दे रखा है, ऐड कर दो 4.5 6.5 प्लस 5, 5 और 5 10 कैरी 1, 6 और 4 10 और 1 11, 6 और 4 10 और 5 15 और 1 16, 16 आपके पास राइट आंसर रहेगा। कुछ नहीं था सवाल में, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता होता तो आप बोलते भाई इससे सरल सवाल तो है ही नहीं। अगला सवाल है आपके पास कि ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है, तो बी के वेतन ए का वेतन से कितने परसेंट कम है। तो अगर ए का वेतन ना बी से 50% अधिक है तो बी 100 हो जाएगा, तो ए का वेतन कितना अधिक है 50%, तो 100 का 50% मतलब 50 अधिक है, ये 100 है तो ये 150 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। क्वेश्चन कह रहा है कि बी का वेतन ए के वेतन से कितने परसेंट कम है, इसका बी का वेतन ए से कितना कम है। तो आप देख रहे होंगे ये कितना कम है इससे, तो आप बोलेंगे ये इससे कितना कम है 50 कम है, किससे ए के वेतन से, ए कितना है 150, परसेंटेज में बदलने के लिए इनटू 100, 0 से 0, 5 3 15 कितना आ गया 100/3, 100/3 कितना होता है 3 3 9, 1 बच गया 3 3 9.33, ठीक है। या ऑप्शन में रहा होगा 33 1/3%, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, पॉइंट में ऐसा रहा होगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन में इस तरह से रहा होगा। चलिए ये कुछ आपके मैथमेटिक्स के बिल्कुल आसान से क्वेश्चन थे, अगर आपने बेसिक चीजें पढ़ी होती तो आप इस पेपर को जरूर क्वालिफाई कर देते। अगला सवाल रीजनिंग का कह रहा है GOAT को क्या लिख रहा है 112, LEAF को क्या लिख रहा है, तो AF को लिख रहा है 74। तो आपसे पूछ रहा है प्राइड को क्या लिखेगा, PRIDE को क्या लिखेंगे, ठीक है यही पूछ रहा है। देखो ये थोड़ा सा क्वेश्चन हार्ड हो सकता है भाई, ठीक है। इसमें क्या लॉजिक लग रहा था कि जी के पहला अल्फाबेट और जी के बाद का अल्फाबेट, ठीक है। आपको पता होगा कि जी के बाद क्या आता है ABCDEFGH, और जी से पहले F, O से पहले क्या आता है, तो आप बोलोगे N, O के बाद P, A से पहले क्या आता है Z, और A के बाद क्या आता है B, T से पहले क्या आता है S, PQRS T, T के बाद क्या आता है U। मतलब एक पहले का अल्फाबेट एक बाद का अल्फाबेट, उनका सम करके आ रहा था 112। F होता है आपके पास कितना 6, H होता है 8, N कितना होता है आपके पास, तो आप बोलोगे 14, P 16, Z कितना होता है, तो आप बोलोगे Z होता है 26, B होता है 4, सॉरी B होता है आपके पास 2, S होता है 19 और U होता है आपके पास 21। ऐड करो भाई, जब आप इन दोनों को ऐड कर रहे होंगे तो 8 और 6 होता है 14, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 6 और 4 10 कैरी 1, 1 और 1 2 और 1 3, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो गया 28, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 9 और 1 10 कैरी 1 हुआ, 2 और 1 3 और 1 4, ऐड करो 8 और 4 12 कैरी 1, 1 2 2 4, 4 4 8 और 3 11, 112 आ गया ना, ठीक है। इसी तरह से हम लीफ को चेक करेंगे, एल से पहले क्या आता है, तो आप बोलोगे JKL, के एल, एल के बाद बोलो LM, ई से पहले तो आप बोलोगे D, ई के बाद F,
ए से पहले Z, ए के बाद B, F से पहले ABCDE, F के बाद G, तो K होता है 11, M होता है कितना, तो आप बोलोगे सर M होता है 13, D होता है 4, F होता है 6, Z 26, B 2, E 5, G 7। ऐड कर दो भाई, क्या कर दो, ऐड कर दो सबको। मुझे बताओ 11, 3 और 1 4, 1 और 1 2, 24 हो गया, 6 और 4 10 हो गया, और 26 और 6, 6 और 6 12, 32 हो गया, सॉरी 26 और 2 28 हो गया आपका, अब 7 और 5 12 हो गया, 8 और 4 12 और 2 14, कैरी 1 1 2 2 4 2 6 और 1 7, 74 आ गया। इसी तरह से आपको प्राइड करना था, ठीक है। प्राइड कैसे करोगे, P के बाद क्या आता है, तो आप बोलोगे सर P के बाद आता है हमारे पास Q, P से पहले क्या आता है, तो आप बोलोगे O, R से पहले क्या आता है Q, R के बाद S, I से पहले क्या आता है, तो आप बोलोगे सर I से पहले हमारे पास आता है H, और I के बाद J, D से पहले C और D के बाद E, E से पहले D और E के बाद F, E के बाद क्या आता है F, F होता है 6, D होता है 4, E होता है 5, C होता है 3, J होता है 10, H होता है 8, S होता है 19, Q होता है 17, Q होता है 17, O होता है 15। ऐड कर दो भाई, देखो 15 प्लस 17, 7 और 5 12, कैरी 1, 1 और 1 2 और 1 3, और 17 और 19, 17 और 19 ये हो गया 9 और 7 16, कैरी 1, 1 और 1 2 और 1 3, 10 और 8 18, 5 और 3 8, 6 और 4 10। ऐड करो 6, सॉरी 8 और 2 10, 10 और 8 18, 18 और 6 24, कैरी हो गया 2, 3 और 3 6, 7 8 और 2 10, 104। 104 मेरे पास क्या आ रहा है, इसका राइट आंसर आ रहा है भाई। किसी को कोई दिक्कत परेशानी, चलिए 104 इसका राइट आंसर रहेगा। तो इस तरह से थोड़ा सा हार्ड आप कह सकते हो भाई, ये तो सिंपल ही था, देख के पता चल रहा है कैसे। 104 प्लस 100 204, 204 प्लस 100 304, 140 प्लस 100 240, 240 प्लस 100 340, राइट आंसर है ना, सरल था नहीं था। चलिए निम्नलिखित प्रश्न में से दिए गए विकल्पों में विषम अक्षर का चयन करें, विच वन इज ऑड। इनमें से आपको भिन्न चुनना था, जिसमें बिल्कुल अलग तरीका लग रहा है। ACE, PRT, FGL, MOQ। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि अलग कौन सा है, तो मैं नंबरिंग करूंगा। तो आप बोलोगे सर A पहले नंबर पे आता है, C तीसरे पे, E 5 में, प्रिंस 16 साल का, R 18, T 20, F 6, J 10, L 12, M 13, O 15 और Q 17। 1 और 2 3, 3 और 2 5, +2 +2, 16 और 2 18, 18 और 2 20 +2, 6 और 2 10, 10 और 2 12, सॉरी 6 और 4 10 होता है, 6 और 4 10 होता है, ठीक है। 13 और 2 15, 15 और 2 17। तो यहाँ भी +2 का कॉन्सेप्ट, यहाँ भी +2 का, यहाँ भी +2 का, पर यहाँ क्या है +4 +2, तो ये सबसे अलग है। FGI इसका राइट आंसर रहेगा। अगला सवाल, देश का राष्ट्रपति है तो राज्य का क्या होगा, क्या होगा भाई। आपको पता होना चाहिए कि भारत का पहला नागरिक कौन होता है। देश जो हमारा भारत है ना, देश, उसका पहला नागरिक कौन होता है, देश का राष्ट्रपति। इसी तरह से राज्य, हमारे राज्य का पहला नागरिक होता है राज्यपाल, गवर्नर आप जिसे कहते हो, तो राज्यपाल इसका राइट आंसर था, गवर्नर, ठीक है। कहीं कहीं लोग इसका CM भी करके आ गए भाई, मुख्यमंत्री, बट वो गलत होगा। इस क्वेश्चन को आपके लिए होमवर्क है भाई, कमेंट सेक्शन में दीजिएगा आंसर, और आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। और उम्मीद करता हूं आपको ये सीरीज अच्छी लग रही होगी और आपके एग्जाम के लिए ये काम आ रही होगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, जय हिंद।